Hello dear students, welcome back after a long time. So अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज़ एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। उसके बाद ये ख़त्म होगी, फिर क्लास 10th की साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इंग्लिश की सीरीज़ भी वापस आएंगे, हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज से अपना फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म का जो राइज है वो किस तरह से हुआ। इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को हम वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और नोट्स की फॉर्म में मैंने आपको प्रॉपर 4-5 सोर्सेज से कंसल्ट करके मैंने आपके लिए जो है इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर किए हैं। राइट अ शॉर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्यूसेप मेज़िनी। ग्यूसेप मेज़िनी जो था वो उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है हमें। वो कौन था? ही वॉज फ्रॉम इटली और वो क्या था? इटालियन रेवोल्यूशनरी था। अब चैप्टर का नाम ही राइज ऑफ नेशनलिज्म है, तो यानी कि अब हम जिस इसमें जिनके भी बारे में बात करेंगे वो क्या होंगे? रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, जो कोई एक नई चेंज, बड़ी चेंज लेकर आएंगे अपनी सोसाइटी में। उसने क्या किया? ही फाउंडेड सोसाइटीज़। उसने कौन कौन सी सोसाइटीज़ बनाई? एक उसने बनाई यंग इटली सोसाइटी और एक उसने बनाई यंग यूरोप की सोसाइटी। ही वॉज सेंट टू एग्जाइल फॉर अ रेवोल्यूशन अटेम्प्टेड बाय हिम इन लिग्यूरिया। लिग्यूरिया एक जगह में उसने एक रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट किया, एक क्रांति को लाने की कोशिश की। उसके लिए उसे जेल में भी डाला गया। नेक्स्ट है काउंट कैमिलो डी कैवर। काउंट कैमिलो डी कैवर के बारे में लिखेंगे। कैवर वॉज अ डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन हमेशा डिप्लोमेटिक ही होते हैं और वो क्या थे? एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन। डिप्लोमेटिक मतलब जो हर कंडीशन में अपना फ़ायदा करवाना जानता हो। He used international power to achieve his domestic goals. उसने बाकी देशों की जो पावर्स थी उनको उसने यूज़ किया अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए अपने डोमेस्टिक गोल्स, मतलब अपने खुद के देश के गोल्स या उनके फ़ायदे के लिए उसने बाहर की ताकतों को इस्तेमाल किया। He played an important role in unifying Italy. और इटली के छोटे छोटे राज्यों को एक बड़ा राज्य बनाने में, यूनिफाइंग मतलब एक करना, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक करना, उसने वो काम किया, इटली को यूनिफाई किया। He was neither a revolutionary nor a democrat. ना तो वो कोई क्रांतिकारी था और ना ही वो कोई डेमोक्रेट था। नेक्स्ट इज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस जो था, ग्रीस वॉज पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी से ही ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक स्टार्टेड इन 1821। 1821 में ग्रीक्स ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई थी वो स्टार्ट कर दी थी। पोइट्स और आर्टिस्ट चेंज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर। पोइट्स ने अपनी कविताओं के द्वारा और आर्टिस्ट ने अपनी कृतियों के द्वारा, जैसे पेंटिंग्स के द्वारा या मूर्तियों के द्वारा, उन्होंने पोर्ट्रेट्स के द्वारा उन्होंने जो आम पब्लिक थी उसका ओपिनियन चेंज करने की कोशिश की। जैसे अभी के ज़माने में व्हाट्सएप है, टीवी है, उस टाइम पे ये सब नहीं था। तो उस टाइम पे किन्होंने पब्लिक ओपिनियन चेंज करने की कोशिश की? पोइट्स और आर्टिस्ट ने। वेस्ट यूरोपियंस ऑल्सो सपोर्टेड ग्रीक्स। जो वेस्ट के जो यूरोपियंस थे ना, उन्होंने भी ग्रीक्स को फुल सपोर्ट किया। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ
1832, फिर ये ट्रीटी को याद रखना है, जो ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 में, इस इसमें जो है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी वो कहाँ पे कन्वे की गई, वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, वो हेल्ड हुई थी फ्रैंकफर्ट सिटी में एट सेंट पॉल चर्च नामक जगह में, जो कहाँ पे थी, फ्रैंकफर्ट सिटी में। और किस दिन हुई थी, वो हुई थी 18 मई को। इट वॉज फॉर्म बाय द मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, और इसमें किन किन ने हिस्सेदारी ली थी, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने, बिजनेसमैन ने और आर्टिसंस ने। आर्टिसंस मतलब जिनके पास कोई आर्ट होता है, लाइक पेंटर हो सकते हैं, कोई पोर्ट्रेट्स बनाने वाले हो सकते हैं, जिनके पास कोई आर्ट होता है, कला होती है। इट फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम द मिलिट्री एंड अरिस्टोक्रेसी। ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी आए, वो जो अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री ये नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए, और इनसे इनको अपोजिशन फेस करनी पड़ी। एंड इट वाज डिसबैंडेड ऑन 31 मई 1849, और कुछ ही दिनों में 31 मई 1849 में इसे डिसबैंडेड भी कर दिया गया, इसे खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में वुमेन का क्या रोल था। वुमेन ने भी इस्टेब्लिश की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल रैलीज में वो पार्टिसिपेट करती थी, प्रोटेस्ट में वो पार्टिसिपेट करती थी, उन्होंने अपने पब्लिकेशन स्टार्ट किए, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स वगैरह देना स्टार्ट किए। उन्होंने भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को ज्वाइन किया, लेकिन कैसे, एज ऑब्जर्वर्स, यानी वो कुछ उसमें अपना ओपिनियन नहीं रख सकती थी, लेकिन वो ऑब्जर्व कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल के अंदर एक सेंस आए कि हम एक हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी आए, इसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या स्टेप्स लिए। सबसे पहले द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्रे और ला सिटोयन को उन्होंने फैलाना शुरू किया। ला पैट्रे का मतलब द फादरलैंड, और ले सिटोयन का मतलब द सिटीज़न, हम अपनी फादरलैंड के सिटीज़न हैं। एम्फसाइज मतलब जोर देना। इन दो आइडियाज़ पे उन्होंने जोर दिया। एम्फसाइज द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम एक ही कम्युनिटी हैं, यूनाइटेड कम्युनिटी, जो हम इंजॉय करेंगे इक्वल राइट्स, समान अधिकार, अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के अंदर हम सब समान हैं और हम सब समान राइट्स के हकदार हैं। जो पहले का जो फॉर्मर मतलब पहले का पुराना जो रॉयल फ्लैग था, जो राजा का फ्लैग था, उसे रिप्लेस किया गया विद द न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग, एक नए फ्रांस के 3 रंगी फ्लैग के साथ उसे रिप्लेस किया गया। न्यू ओथ्स वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन, नई ओथ्स प्रतिज्ञाएं ली गई, कस्में खाई गई नेशन के नाम की। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब जैसे हमारे देश में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सेंटर से कुछ रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, और वो सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होते हैं। स्कीम्स आती हैं सेंटर से और फिर वो सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंटर की उन्होंने इस्टेब्लिश की। यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे लॉज लाए गए सभी सिटीजन्स के लिए, सभी नागरिकों के लिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड, एक समान जो मेजर्स और वेट्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया गया। इस तरह से नहीं था कि मान लीजिए कि JNK में 1 दर्जन के लिए मतलब 12 और केरला में 1 दर्जन के लिए मतलब 6, ऐसा नहीं, एक समान
1 डजन मतलब 12 ही चीज़ें उसमें होंगी। इस तरह के एक जैसे सिस्टम और वेट और मेजर्स उन्होंने अडॉप्ट किए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर अबॉलिश्ड, अपने ही देश के अंदर कस्टम ड्यूटीज़ को उन्होंने अबॉलिश किया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपने ही देश में सामान ले जाने पर कोई भी कस्टम ड्यूटी टैक्स नहीं लगाया गया, उसे अबॉलिश किया गया, खारिज किया गया। फ्रेंच बिकेम द कॉमन नेशनल लैंग्वेज, और जो फ्रेंच थी उसको उन्होंने एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया, जिस तरह से हमारे देश में ये दर्जा हिंदी लैंग्वेज को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु वर मेरियानी एंड जर्मेनिया। ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये फर्स्ट चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है। हु वर मेरियानी एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। ये दोनों कौन थे, मेरियानी और जर्मेनिया, और इनकी क्या इम्पोर्टेंस थी जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया था। इस क्वेश्चन से पहले एक बार भारत माता का कंसेप्ट अपने दिमाग में लाइए। भारत माता हम जैसे कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी जो न्याय की देवी है ना पुरानी मूवीज़ में, जिसके आँखों में पट्टी बंधी रहती है, और वैसे ही एक भारत माता, इस तरह का चरित्र एक बार अपने मन में सोच लीजिए। अब हम पढ़ते हैं इसका आंसर। मेरियानी और जर्मेनिया जो थी वो कौन थी और उनका क्या इम्पोर्टेंस था जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया गया था, उनको बनाया गया था या उनको दिखाया गया था आम जनता को। 18th और 19th सेंचुरीज़ में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया कंट्री को, जैसे कि कंट्री जो है वो एक पर्सन है, जैसे हम भारत को क्या बोलते हैं, भारत माता। मेरियानी एंड जर्मेनिया वर फीमेल एलिगरीज थी, यानी कि उन्हें फीमेल का चरित्र दिया गया था ऑफ फ्रेंच और जर्मन नेशंस को। मेरियानी फ्रेंच की, फ्रांस की, और जर्मेनिया जर्मनी की। दे वर पोर्ट्रेड एज आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। देश के नेशनलिज्म के लिए वो उन्हें किस तरह से पोर्ट्रे किया गया था कि हम रिपब्लिक हैं, हम आज़ाद हैं, हम अपने जो कानून हैं अपने लिए वो खुद बना सकते हैं, और हम लिबरल हैं, हम आज़ाद हैं। देयर सिम्बॉलिक मीनिंग ब्रिंग द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग पब्लिक। और इस तरह के जो उनके जर्मेनिया और मेरियानी के जो सिम्बॉलिक मीनिंग थे, उन्होंने आम जनता में फीलिंग लाई, एहसास लाया, किसका भाव लाया, यूनिटी, कि हम एक हैं, एकजुटता का अमंग पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो किस तरीके से हुआ। अराउंड 1800 फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अरोज इन मिडिल क्लास जर्मनी में भी 1800s के लगभग जो मिडिल क्लास लोग हैं उनमें नेशनलिज्म का जो भाव है वो जागने लगा। टू क्रिएट अ नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट को क्रिएट करने के लिए वो सब यूनाइट हुए इन 1848। दे वर रिप्रेस्ड बाय मोनार्की, ऑब्वियसली जो राजा था वहाँ का उसने उनको रिप्रेस किया, रोकने की कोशिश की, और मिलिट्री ने भी रोकने की कोशिश की। प्रूशिया जो है देश, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन। ये जो यूनिफिकेशन की जो लहर है वो किसने स्टार्ट की, वो प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क ने स्टार्ट की। हमारे देश की यूनिफिकेशन जो है वो किसने की, हमारे देश की यूनिफिकेशन सोचिए। इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उसे आयरन मैन भी बोला जाता है। उसने हमारे देश की यूनिफिकेशन की। अभी हमने उनका बहुत बड़ा स्टैचू भी बनाया है, देखिए नेट पे देखिए। फिर आते हैं अपने आंसर पे। 3 वॉर्स, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई ओवर 7 ईयर्स, 7 साल की अवधि में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली ऑस्ट्रिया के साथ, फिर डेनमार्क के साथ, और फिर फ्रांस के साथ, और ये एंड हुई इनटू द
प्रूशियन विक्ट्री। इन तीनों लड़ाइयों में क्या हुआ, प्रूशिया की जीत हुई और जो यूनिफिकेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ। प्रूशिया किसको बोलते हैं, जर्मनी का पुराना नाम जो है प्रूशिया है। नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। नेपोलियन ने ऐसी कौन कौन सी चेंजेस की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ताकि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव हो सके, जिन भी टेरिटरीज को वो रूल करता था वहाँ। सबसे पहले तो उसने सिविल कोड लाया ऑफ 1804 वाज इशूड। सिविल कोड जैसे जो अब हम भी अपने देश में लाना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए एक ही कानून होगा, एक ही संविधान होगा। सिविल कोड ऑफ 1804 वाज इशूड। इट अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी बर्थ के नाम पे कोई भी अब प्रिविलेज नहीं मिलेगी, कोई भी ऊंची जाति का नहीं है, कोई भी ऊंची क्लास का नहीं है। अगर उसने वहाँ पर जन्म लिया, अपने आप को ऊंचा प्रूव करने के लिए आपको ऊंचा काम करना पड़ेगा, इसलिए वो सभी को खारिज कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया वो प्रिविलेजेस जो आपको बर्थ के बेस पे मिल रही थी। इट एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और लॉ के आगे सभी इक्वल हैं, सभी एक समान हैं। द फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, जो फ्यूडल सिस्टम था उसे अबॉलिश किया गया। पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम, जो बंधुआ मजदूरी है उससे उनको आज़ादी दी गई, पीजेंट्स किसानों को। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव किया गया। यूनिफॉर्म लॉज वर इंट्रोड्यूस, एक जैसे कानून लाए गए, एक देश में एक जैसे कानून लाए गए। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, एक ही समान वेट्स और मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और कॉमन नेशनल करेंसी, एक ही करेंसी पूरे कंट्री में इशू की गई, लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 का जो रेवोल्यूशन है ऑफ द लिबरल्स, इसका क्या मीनिंग है। व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। वो किस तरह के पॉलिटिकल, किस तरह के सोशल और किस तरह के इकोनॉमिक आइडियाज को वो सपोर्ट करते थे। 1848 revolution of the liberals referred to the national movement supported by the educated, middle class, unemployed, poor and starving workers in Europe। 1848 में जो रेवोल्यूशन किया लिबरल्स ने, या जो जिसे बोला जाता है 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, इसमें कौन थे, इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, अनएम्प्लॉयड थे, पुअर गरीब और स्टार्विंग जो वर्कर्स थे, जो अपना खाना भी पूरा नहीं कर सकते थे यूरोप के, इन सब ने पार्टिसिपेट किया 1848 के रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स में। जो आइडियाज़ वो सपोर्ट करते थे, पॉलिटिकल आइडियाज़ जो वो सपोर्ट करते थे, वो बोलते थे डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। यूनिफिकेशन बाय नेशनलिज्म, हम सब एक होने चाहिए राष्ट्रवाद की भावना में, हम सब एक ही देश के निवासी हैं, हम सब एक ही देश के सिटीजन हैं, इस तरह की वो यूनिफिकेशन चाहते थे। और एडमिनिस्ट्रेशन बाय डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट चाहते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे कि जो कि लोगों द्वारा इलेक्ट की गई हो, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इस तरह की वो गवर्नमेंट चाहते थे। सोशल, सामाजिक उनके क्या आइडियाज़ थे समाज को लेके, wanted to get rid of the partialities based on class and birth। जन्म और जाति और क्लास के बेस पर जो भी पार्शियलिटीज समाज में होती थी, वो उन सब से गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना चाहते थे। इकोनॉमिकल आइडियाज़ जो वो सपोर्ट करते थे वो थे राइट टू प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, free movement of goods and capitals, uniform currency in a nation। Okay,
then students, next question. Choose 3 examples to show the contribution of culture to the growth of nationalism in Europe. 3 examples बताओ जिसने कल्चर से रिलेटेड जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में मदद की. सबसे पहला है लैंग्वेज. After the Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. जब रशिया ने ऑक्युपाई किया उस पोलैंड को, तो उसके बाद जो पोलैंड की लैंग्वेज थी यानी कि पॉलिश लैंग्वेज, उसे फोर्सिबली उसे आउट किया गया और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया कि रशियन लैंग्वेज ही बच्चों को सिखाई जाएगी और इसी में सभी जो भी पढ़ाई, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन काम सारे रशियन लैंग्वेज में होंगे. पॉलिश लैंग्वेज कहाँ तक सीमित रह गई? पॉलिश लैंग्वेज वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स, जब कोई रिलीजियस गैदरिंग्स होती थी या रिलीजियस कोई इंस्ट्रक्शंस देनी होती थी, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना सतवा, सत्संग, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होती हैं. Use of Polish language came to be seen as a symbol of struggle against Russian dominance. और जो पॉलिश लैंग्वेज है अगर कोई उसे इस्तेमाल करता था तो वो इसे सिंबल माना जाता था कि ये रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में एक स्ट्रगल है. नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म, यानी रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स. रोमांटिसिज्म का मतलब सिर्फ एक वही रोमांस नहीं होता कपल के बीच में. रोमांस आप नेचर के साथ कर सकते हैं, रोमांस आप अपने देश के साथ कर सकते हैं, रोमांस आप अपनी पढ़ाई के साथ कर सकते हैं, जिसे भी आप अपने दिल से प्यार करें. तो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स जो थे उन्होंने डेवलप किया लोगों में, पब्लिक में नेशनल सेंटिमेंट, राष्ट्रवाद की भावना, देश के लिए प्यार की भावना उन्होंने जगाई. They try to portray a common cultural past as the basis of a nation. उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया कि हम सबका एक ही कॉमन कल्चरल पास्ट है, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की नेशनलिज्म को पब्लिक में, उसकी फीलिंग को इंक्रीज करने में. Then comes folk poetry, folk dance and folk songs. They popularized the true spirit of nationalism among public. Folk poetry, folk dance, folk songs हो गया मतलब एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की. Next question is, through a focus on any 2 countries, explain how nations developed over the 19th century. किन्हीं 2 कंट्रीज को एग्जाम्पल लेते हुए हमें बताइए कि 19th सेंचुरी में नेशंस जो हैं वो किस तरह से डेवलप हुई. तो एग्जाम्पल हम लेंगे जर्मनी और इटली का, इसके थ्रू समझाएंगे. जर्मनी. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो हैं उसको क्या डायरेक्शन दी गई थी? उसको डायरेक्शन दी गई थी कंजर्वेटिव्स के द्वारा. ताकि स्टेट की पावर को प्रमोट किया जा सके और पॉलिटिकल डोमिनेशन यूरोप के ऊपर हासिल की जा सके. इसके लिए वो आम लोगों के नेशनल सेंटिमेंट्स को मोबिलाइज करते थे ताकि वो पूरे यूरोप पे अपना कब्जा कर सके. हिटलर को भी तो यही करना था. उसने जर्मन्स के अंदर नेशनलिज्म क्यों जगाया? क्योंकि उसे पूरे यूरोप पे रूल करना था. मिडिल क्लास जर्मन्स जो थे ट्राई टू यूनाइट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन. जर्मन कन्फेडरेशन मतलब छोटे छोटे राज्य. तो इन सब को यूनाइट करने की कोशिश की गई. 3 वॉर्स ओवर 7 years, 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई. किसके साथ? एक ऑस्ट्रिया के साथ, एक डेनमार्क के साथ और एक फ्रांस के साथ. और ये लड़ाइयों में जीता कौन? प्रूशिया. और प्रूशिया क्या है? प्रूशिया जर्मनी का पुराना नाम. इसकी विक्ट्री हुई. विक्ट्री मतलब जीत. In 1871, the Prussian King William I was proclaimed German Emperor. उसे जर्मनी का एम्परर बनाया गया.
इटली, अब बात करें इटली की, लाइक जर्मनी इटली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू सेपरेट किंगडम्स रूल्ड बाय वेरियस प्रिंसली पावर्स। जैसे जर्मनी में था वैसे इटली में था, छोटे छोटे राज्य और हर राज्य पर रूल करता हुआ अलग एक राजा, वेरियस प्रिंसली पावर्स। इन 1830, Giuseppe Mazzini launched the unitary revolution to unite Italy, but it failed. इटली में सबसे पहले एक रेवोल्यूशन की शुरुआत किसने की, एक बड़ी चेंज लाने की शुरुआत किसने की, ग्यूसेप मेज़िनी ने इन 1830। उसके बाद लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद देन पिडमोंट अंडर द रूलर विक्टर एमिन्यूल सेकेंड यूनिफाइड इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर एंड आर्मी। उसने वॉर और आर्मी के थ्रू फिर इटालियन जो स्टेट्स थी, यानी कि सभी इटालियन स्टेट्स को बोलते थे हाँ कि हमारे साथ मिल जाओ तो ठीक है, और अगर नहीं मिलते थे तो उनके साथ वॉर करते थे और वॉर में उनको जीत लेते थे। इस तरह से पूरे इटली को उन्होंने यूनाइट किया, एक किया। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed as the King of Italy, और 1861 में विक्टर एमेन्यूल II को पूरे इटली का किंग घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। जैसे बाकी यूरोप में बड़ी उथल पुथल सी मची, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जर्मनी में, इटली में, यूरोप का जो नेशनलिज्म की हिस्ट्री है, ब्रिटेन की जो नेशनलिज्म की हिस्ट्री है वो पूरे यूरोप से अलग कैसे है। तो आइए देखते हैं। इन ब्रिटेन द नेशन स्टेट फॉर्मेशन वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द सडन रेवोल्यूशन। जैसे बाकी कंट्रीज में हो रहा था, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यहाँ पे क्या हो रहा था, एकदम रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, एकदम रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता था। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा सडन अचानक से रेवोल्यूशन नहीं आया था। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ पीपल वॉज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और इरिश। ठीक है, 4 तरह के लोग थे ब्रिटेन में, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या फिर इरिश। तो अब क्या साइन हुआ, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनाइट हुए ना, द एक्ट ऑफ यूनियन, तो ये दोनों मिलके क्या बनाया इन्होंने, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसे बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, Scottish people were forbidden to speak their native language and wear native dress. अब स्कॉटिश जो पीपल थे, स्कॉटलैंड किनका है, स्कॉटिश का, लेकिन स्कॉटिश पीपल जो है आफ्टर जब वो यूनाइट हो गए ना इनटू ग्रेट ब्रिटेन, तब उन्हें मना किया जाता था। फॉरबिडन मतलब उनको मना करना, ना वो अपनी नेटिव, ना वो अपनी भाषा बोलेंगे और ना ही वो अपनी नेटिव ड्रेस पहनेंगे। Ireland was forcibly incorporated into the UK in 1801 by helping the Protestants of Ireland to establish their dominance over the Catholics. Catholics मतलब चर्च की जो अथॉरिटी होती है, पादरी वगैरह वो रूल करते हैं, उनकी डोमिनेंस होती है। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए इनके खिलाफ। जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए तो ब्रिटेन ने जो है, जो वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको सपोर्ट किया और फिर उसको आयरलैंड को अपने अंदर मिला लिया उन्होंने। ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज वर प्रमोटेड, और जो बाकी नेशंस थे वो कैसे सरवाइव किया, वो सिर्फ उसके एक सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बन के रह गए इस यूनियन के। यानी कि वो अपना ना वो कल्चर प्रैक्टिस कर सकते थे, ना वो अपनी नेटिव ड्रेस पहन सकते थे, ना ही वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल सकते थे, यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did nationalist tensions emerge in the Balkans? अब बाल्कन्स रीजन में अब नेशनलिस्ट टेंशंस जो थी वहां पर क्यों आई? नेशनलिस्ट टेंशंस जो थी वो इमर्ज हुई बाल्कन्स में सिंस द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड। अब जो नेशनलिज्म है लोगों में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था
अब ये आइडिया जो है ये स्प्रेड हो रहा था, इसी की वजह से बाल्कन्स में भी टेंशन्स जो थी वो आना स्टार्ट हो गई। इट वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। इसमें बड़ी सारी जियोग्राफिकल वेरिएशन थी बाल्कन्स में, और एथनिक मतलब बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग थे, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट एथनिक वेरिएशन थी उसमें, जो कि कहाँ कहाँ से बिलोंग करती थी। आज की जो मॉडर्न डे की जो कंट्रीज है, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, सर्बिया, ये सब कंट्री के लोग जो हैं ये कहाँ पे थे, ये बाल्कन्स में थे। तो डिफरेंट हुए ना एथनिक वेरिएशन। द लार्ज पार्ट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, और किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में। नेक्स्ट, वेरियस कम्युनिटीज इन बाल्कन्स। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज थी बाल्कन्स में, बिगेन टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट रूल। अब ये अपना इंडिपेंडेंट रूल चाहती थी। द बाल्कन पीपल क्लेम्ड इंडिपेंडेंस। अब वो क्या क्लेम कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए एंड पॉलिटिकल राइट्स चाहिए हमें। यूटिलाइजिंग हिस्ट्री टू डेमोन्स्ट्रेट दे वर प्रीवियसली इंडिपेंडेंट। वो हिस्ट्री को देख रहे थे कि पास्ट में तो हम एक इंडिपेंडेंट नेशन थे, अब हम किसी के अंडर क्यों रहें। दिस ग्रेजुअली लेड टू कोलैप्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। इससे क्या हुआ, कोलैप्स मतलब खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया ऑटोमन एम्पायर, और फिर टूट गया। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाना। इसी के साथ हमारे सभी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो हैं आपके फर्स्ट लेसन के राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फिनिश होते हैं। ओके।